अच्छा, लिवर से टॉक्सिक कंपोनेंट जो है यूरिया लेकर आ रहा होता है ब्लड, और जो है कुछ ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स की भी डिटॉक्सिफिकेशन लिवर के अंदर चली होती है, कुछ पॉइजन सब्सटेंस भी हैं जो ड्रग्स से आते हैं और किडनी को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। अच्छा, यहाँ मैं बात कर रही थी ब्लड सप्लाई इसकी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये डायमीटर है, एफरेंट आर्टीरियोल जो होती है ना उसका डायमीटर क्या होता है, बड़ा होता है, और इफरेंट आर्टीरियोल जो है उसका डायमीटर छोटा होता है। अब यहाँ से ब्लड आ रहा है और यहाँ से ज़्यादा ब्लड आ रहा है और यहाँ से कम ब्लड जा रहा है, ठीक है। यहाँ से ब्लड ज़्यादा आ रहा है और यहाँ से क्या है, कम जा रहा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लड ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है। उस प्रेशर को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के डेवलप होने की वजह से क्या होता है, चीज़ें यहाँ से पहले इधर आती हैं और फिर यहाँ इस स्मॉल स्लिट लाइक ओपनिंग से इस वोमेन की स्पेस के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। पोडोसाइट से पास करते हुए इस स्पेस के अंदर आ जाएंगी। अब वो कौन सी चीज़ें आएंगी, जो छोटी होंगी, बड़ी चीज़ें जो हैं वो पीछे रह जाती हैं, छोटी चीज़ें जितनी होंगी वो यहाँ से पास करके इधर आ जाएंगी। तो इसी तरह ये जो कैपिलरी का नेटवर्क है इसमें भी छोटे छोटे से पोर्स होते हैं और यहाँ पर पोडोसाइट के सेल होते हैं। जब प्रेशर डेवलप होता है तो इस पोर से चीज़ें निकल के पहले स्पेस में आती हैं, जिसको इंटरस्टिशियम स्पेस कहते हैं। टिश्यू की स्पेस को इंटरस्टिशियम स्पेस कहा जाता है। उसके बाद जो है सारे जो कंपोनेंट हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे वोमेन की स्पेस में। अब वो कौन से होंगे, जो साइज में छोटे होंगे, जो बड़े साइज में होंगे वो सारे पीछे रह जाएंगे। अब जब ब्लड के अंदर से कुछ चीज़ें निकल के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के डेवलप होने की वजह से जो चीज़ें निकल के यहाँ पर आई हैं उनको कहा जाएगा फिल्ट्रेट। अब यहाँ से जो कहानी स्टार्ट हो जाएगी वोमेन कैप्सूल से, वो फिल्ट्रेट होगा। लेकिन जब तक वो इस ग्लोमेरुलस के अंदर था वो ब्लड कहलाता था, लेकिन जब वो यहाँ पर आ गया वो फिल्ट्रेट है। अब देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर ये फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट तो इसको होना चाहिए था, फिल्ट्रेट इसे नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये जो फिल्ट्रेट आता है ना, इसको यूरिन, ये आगे जाकर क्या बनाते हैं, यूरिन। अब जैसे देखो चाय की छन्नी है, जब हम चाय छानते हैं छन्नी के ऊपर पत्ती रह जाती है और चाय नीचे चली जाती है। काम की चीज़ जो है वो कप में आ गई, जो ख़राब चीज़ है वो ऊपर रहेगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर काम की चीज़ें ऊपर रह गई और ख़राब चीज़ें बाहर निकल गई। ऐसा क्यों, किडनी का काम है यूरिन को बनाना, तो वो ब्लड को रोकेगी और यूरिन को आगे फिल्ट्रेट करके बाहर निकालेगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज़ें पास नहीं हो उनमें क्या आते हैं, रेड ब्लड सेल आते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन आते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है कि रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन यूरिन में नहीं जा रहे बल्कि ब्लड वेसल के अंदर ही है। अगर रेड ब्लड सेल यूरिन में चला जाए तो एक कंडीशन कहलाती है हीमाटूरिया की। हीमाटूरिया ये एक बीमारी होती है जिसमें जो है रेड ब्लड सेल यूरिन में आने लगते हैं। तो हेल्दी पर्सन के यूरिन में रेड ब्लड सेल नहीं आते और प्रोटीन भी नहीं आते। स्टेप हो गया अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन किस पर डिपेंड करती है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पर डिपेंड कर रही थी, जिससे वो चीज़ें जो है नॉन सेलेक्टिव थी, साइज की बेस पर जो है यहाँ से पास होकर वोमेन की स्पेस में आ गई थी। और इस पर यहाँ पर जो प्रेशर वो किस वजह से डेवलप हुआ था, एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कैसा था, बड़ा था, और इफरेंट का क्या था, छोटा था। तो ब्लड ज़्यादा आ रहा था और जा कम रहा था, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर डेवलप हुआ, जिसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। जिसकी वजह से वो चीज़ें यहाँ से पास होकर यहाँ वोमेन कैप्सूल में आ गई, जो साइज़ में छोटी थी, और जो साइज़ में बड़ी थी वो वहाँ पर रह गई। तो रेड ब्लड सेल और प्रोटीन साइज़ में बड़े होते वो यहाँ रह गए, बाकी सारी चीज़ें यहाँ आ गई। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी फिल्ट्रेट की। जब पहले स्टेप हो रहा था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, उसको मैंने कहा था वो नॉन सिलेक्टिव है। अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन को पता नहीं होता कि अगर हो सकता है कोई छोटी चीज़ हो, छोटा मॉलिक्यूल, बट वो काम का था, तो प्रेशर की वजह से वो यहाँ से पास होकर यहाँ आ जाता है। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, वो यहाँ से पास होकर इधर आ गया। अब किडनी को क्या करना पड़ेगा, उसे वापसी जो है ब्लड के अंदर डालना है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यूरिन के अंदर चला गया तो वो कौन सी कंडीशन हो जाती है भाई, डायबिटीज़ की कंडीशन हो जाती है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में ऐसा होता है, बट हेल्दी पर्सन में ग्लूकोज नहीं आना चाहिए। अब क्या हुआ, कुछ काम की चीज़ें जो है वो फिल्ट्रेट के अंदर आ गई, अब उनको वापसी बॉडी के अंदर भेजना है। अब वापसी बॉडी के अंदर भेजने के लिए अब दूसरे स्टेप आते हैं, जिसको कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेकेंड स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। पहला स्टेप था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जो कि नॉन सिलेक्टिव था और जो कि डिपेंड करता था साइज पर, कि जिस चीज़ों का साइज़ छोटा होता है वो वोमेन ग्लोमेरुलस से पास करके वोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं। वोमेन कैप्सूल के अंदर कैसे आती थी, वोमेन कैप्सूल के पास ना सेल होते हैं, पोडोसाइट सेल, ये इस तरह के, इनकी ना थोड़ी सी स्लिट लाइक ओपनिंग होती है। तो छोटी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ से पास करके वोमेन की स्पेस में आ जाती हैं। तो जिनका साइज बड़ा होता था वो पास नहीं करती थी, वो जस्ट ग्लोमेरुलस कैपिलरी के नेटवर्क के अंदर रह जाती हैं। तो बड़ी चीज़ें कौन कौन सी थी, रेड ब्लड सेल हैं, वाइट ब्लड सेल हैं और प्लाज्मा प्रोटीन है, जो कि यहाँ से पास नहीं करते थे बल्कि यहीं रुक जाते थे। अब दूसरे स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काम की होती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काम की होती हैं, जो ब्लड में से निकल के कहाँ जाती हैं, फिल्ट्रेट में।
काम की चीज़ें निकल के यहाँ आ जाती हैं क्योंकि उनका साइज़ क्या था, छोटा था, बट वो काम की थी। जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, तो उसे क्या करना है, दोबारा से बॉडी के अंदर वापसी भेजना है। तो उसके लिए जो सेकंड स्टेप है वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी जो कि कहाँ पर होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगी, डिसेंडिंग लिम्ब में होगी, असेंडिंग लिम्ब में होगी और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगी। तो सबसे ज़्यादा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है पीसीटी पर, जिसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, और ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी खर्च होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा, अब हम बात करते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है। हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। पीसीटी है और ये क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है। इन दोनों के बीच में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी। ऐसे होगी जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्लड से निकल के फिल्ट्रेट में आ गया। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो गया, इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में जाएगा और यहाँ से घूमता हुआ रीनल वीन और रीनल वीन से बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब देखते हैं कैसे होते हैं मैकेनिज्म। देखें, ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो मैंने कहा था नेफ्रॉन क्या है, एक टिश्यू है, वो एक सेल नहीं है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। अब हमें पता है एनिमल के अंदर यानी ह्यूमंस के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है। और सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाहर जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, और हमें पता है सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, और उसके इस तरह से जो है हेड और टेल बने हुए होते हैं। ये हेड होता है और बीच में क्या होती है, टेल होती है। हेड क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, टेल हाइड्रोफिलिक होती है। इस तरह से सारे हेड बने हुए होते हैं सेल की मेम्ब्रेन पर, और इनके बीच में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, जिनको चैनल प्रोटीन भी कहते हैं। वो चीज़ों को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। एक और प्रोटीन भी होते थे एक्सटेंसिक, जो सिर्फ ऊपर की तरफ होते थे या सिर्फ अंदर की तरफ होते थे, बट वो डीपली पेनिट्रेट नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो प्रोटीन होंगे ना, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन पाए जाएंगे। ये पीसीटी की ट्यूब है और इसके ऊपर ये सेल बने हुए हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है ना, तो ये सेल हैं, और इनके बीच में जो है ये प्रोटीन की ओपनिंग है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये इस तरह से देखो भाई, ये प्रोटीन है, ये सेल के बीच में से जा रहा है, और ये क्या करेगा, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, यहाँ से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पीसीटी से जाएगा इस चैनल प्रोटीन के पास, इस चैनल प्रोटीन से फिर वो यहाँ आ जाता है। इस जगह को कहते हैं इंटरस्टिशियम स्पेस। टिश्यू की जो स्पेस होती है उसको कहा जाता है इंटरस्टिशियम स्पेस, और फिर ये यहाँ से रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड कैपिलरी के अंदर चला जाएगा। हमें पता है कैपिलरी से चीज़ें आर पार जा सकती हैं, तो कैपिलरी परमेबल होती हैं, तो इस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होगी। रीअब्जॉर्प्शन कैसे हुई, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था या अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल था, वो क्या करेगा, इस पीसीटी से जाएगा, बट पीसीटी से कहाँ जाना होता है इसको, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में। तो ये कहाँ से जाते हैं, तो पीसीटी के पास जाएगा, फिर उसके बाद ये कहाँ जाता है, अपनी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। बट सेल मेम्ब्रेन को कहाँ से क्रॉस करेगा, इस जगह से क्रॉस करेगा जहाँ पर इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन होता है। तो यहाँ से पास करके आ जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस, और उसके बाद ये चला जाएगा ब्लड कैपिलरी में। तो इस तरह से ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होकर बॉडी में चला जाता है। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके अंदर ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि वो कहाँ होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ट्रैवल करते हुए कलेक्टिंग डक्ट से वो यूरिन के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो पीसीटी पर किस किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन होगी, ग्लूकोज की होगी, अमाइनो एसिड की होगी, और वाटर की भी कुछ हद तक रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो पीसीटी पर 80% रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, जो कि एक्टिव है और एनर्जी खर्च करती है एटीपी की फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं पीसीटी जो है, यहाँ से पीसीटी जब कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, फिर किसके अंदर खुलती है, एक लिम्ब के अंदर, जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, इस लिम्ब को कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब। अब जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना, इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, परमिएबल, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है वाटर के और इम्परमिएबल है सॉल्ट के। इसका क्या मतलब है, डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है वाटर की, यानी कि वाटर को अलाउ कर सकते, पास कर सकते रीअब्जॉर्ब करके। वाटर की क्या है, ये परमिएबल है, और इम्परमिएबल है ये सॉल्ट के, यानी कि यहाँ से सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होके बाहर नहीं आ सकता। तो डिसेंडिंग लिम्ब का ये एमसीक्यूज भी मोस्टली आया हुआ है, बोर्ड में भी आता है, एप्टीट्यूड के पेपर में भी आता है कि डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर रीअब्जॉर्ब होकर बाहर आ सकते हैं, बट सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होकर बाहर नहीं आ सकता। तो यहाँ से किसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी, वाटर की। वाटर रीअब्जॉर्ब होकर क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। देखो किस रीजन में आ रहे हैं, मेडुला के रीजन में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। उसके बाद यहाँ पर ये डिसेंडिंग लिम्ब खत्म हो जाएगा, उसके बाद अब ये लिम्ब ऊपर की तरफ जा रहा है, इस लिम्ब को कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब का उल्टा होता है कि असेंडिंग लिम्ब जो है वो परमिएबल है सॉल्ट के। परमिएबल किसके, सॉल्ट के, यानी कि सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करके बाहर अलाउ कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। और इम्परमिएबल है वाटर के, यहाँ से जो वाटर है वो बाहर पास आउट होकर नहीं आ सकता।
तो इन्होंने कहा जो असेंडिंग लिम्ब है ना, इसके बाहर भी सेल होते हैं, उन सेल को कहते हैं आयोनोसाइट सेल। तो एक आयोनोसाइट से पोटेशियम, सोडियम और क्लोरीन आयन जो है ना वो रीअब्सॉर्ब होकर बाहर आ जाते हैं। सोडियम आता है, क्लोरीन आता है और पोटेशियम आता है। न्यू जो बुक आई उसके अंदर ये पॉइंट ऐड किया है कि असेंडिंग लिम्ब के पास सेल होते हैं आयोनोसाइट, और आयोनोसाइट सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन को रीअब्सॉर्ब कराकर बाहर भेजता है। तो असेंडिंग लिम्ब वाटर, डिसेंडिंग लिम्ब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है और असेंडिंग लिम्ब सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है। उसके बाद आ जाते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगी? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से दो चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं, एक है कैल्शियम और दूसरा है बाइकार्बोनेट्स के आयन। कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होकर कैपिलरी के अंदर जाते हैं, वैसे ही रीअब्जॉर्ब होगा जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाई थी कि इस तरह से, जैसे अभी मैंने यहाँ डायग्राम बनाई थी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इस तरह से होता है, ठीक है। इसके ऊपर ये सेल बने हुए होते हैं इस तरह से, और यहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। अब चीज़ें क्या है, यहाँ से कैल्शियम है और बाइकार्बोनेट का आयन है, ये रीअब्जॉर्ब होकर यहाँ जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पर कैसे आया था? तो मैंने शुरू में कहा था कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है, नॉन सिलेक्टिव है। तो कुछ चीज़ें जो काम की होती हैं और वो छोटे साइज में होती है तो वो ब्लड से पास होकर फिल्ट्रेट में आ जाती है। अब उनको क्या करना है, फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब करा कर ब्लड कैपिलरी के अंदर भेजना है। तो पीसीटी में क्या रीअब्जॉर्ब हुआ था? ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हुआ, अमाइनो एसिड भी और कुछ हद तक वाटर भी रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड कैपिलरी में चला गया। फिर यहाँ से सारा ब्लड जो है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर को लेकर रीनल वेन से बॉडी में चला जाता है। और डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हुई, असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन हुई। इसी तरह डीसीटी में क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगी? कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड कैपिलरी के अंदर जाएगा और बाइकार्बोनेट्स के आयन भी रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड कैपिलरी में जाएंगे। देखो भाई, कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होकर इसलिए जा रहा है ब्लड के अंदर क्योंकि हमारी बोन्स को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है, तभी जाकर हमारी बोन्स स्ट्रांग होती हैं। कैल्शियम को डिपॉजिट कौन करवाता है? विटामिन डी। विटामिन डी किडनी बनाता है। विटामिन डी कौन बनाता है? किडनी बनाता है ये विटामिन, और इस विटामिन का काम है कैल्शियम को जाकर बोन्स के अंदर रीअब्सॉर्ब कराना, डिपॉजिट करवाना। तो कैल्शियम इस तरह से हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो ये भी ऐसे ही करेगा। कैल्शियम आयंस क्या करेंगे? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से इस सेल के अंदर आ जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन की एक ओपनिंग होगी, ये यहाँ से तो पास नहीं होगा बट एक ओपनिंग होगी, इंटरेस्टिंग प्रोटीन जिनको हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। तो यहाँ से पास आउट होकर कहाँ चला जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस के बाद ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, फिर यहाँ से ये पूरा ट्रेवल करता हुआ रीनल वेन से बॉडी में चला जाएगा। अब दूसरा आयन है बाइकार्बोनेट आयन, NaHCO3-1। ये बाइकार्बोनेट का आयन है। इसका काम है ब्लड की पीएच को बेसिक करके रखना। जो हमारी ब्लड की पीएच होती है वो होती है 7.3 समथिंग, 7.3 होती है। 7.3 से 7.6 इसकी वेरिएबल है, पूरी वैल्यू है। अच्छा, ब्लड की पीएच इतनी होती है। अब इसको बेसिक करके ही रखना होता है, ब्लड एसिडिक ना हो। अगर ब्लड एसिडिक हो जाए तो क्या हो सकता है? स्किन कैंसर हो जाता है, जिसको कैप्सुइड सार्कोमा कहते हैं, जो कि एड्स की बीमारी में होता है। एड्स जो है HIV ह्यूमन इम्यून वायरस की वजह से होता है। तो इस वजह से ब्लड को क्या रखना है? हमने बेसिक ही रखना है। तो ये आयन है बाइकार्बोनेट का आयन, यहाँ से रीअब्सॉर्ब होगा DCT से, इन सेल से गुजरेगा इंटेंसिव प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, जिसको हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं। यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, उसके बाद ये कैपिलरी में जाएगा, उसके बाद ये दोबारा बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ब्लड की जो पीएच मेंटेन कराता है वो बेसिक मॉलिक्यूल कौन है? वो बाइकार्बोनेट आयन है। तो पीसीटी में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर रीअब्सॉर्ब हुआ और डीसीटी में कैल्शियम और बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन हुई। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या देखा कि फिल्ट्रेशन के दौरान कुछ चीज़ें जो थी वो ब्लड से निकलकर फिल्ट्रेट में आ गई, लेकिन वो काम की थी, तो उनको क्या करना था? बॉडी के अंदर भेजना था। तो क्या हुआ? यहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन हुई है, और इस रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, यानी कि जो मॉलिक्यूल काम के थे उसको बॉडी के अंदर भेजा है हमने, बाकी जो थे उनको बॉडी के अंदर नहीं भेजा, वो फिल्ट्रेट के अंदर ही रह गए। सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका ट्यूबुलर सिक्रीशन।